हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आशीष चौधरी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 20 है। दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे थे और उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण। हमने देखा कि उत्तर के विशाल मैदान का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः दो आधार पर करते हैं। पहला था मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा कि 8 महत्वपूर्ण पार्ट थे। अब हम देखते हैं प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण। पिछली क्लास में हमने प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत पाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण मैदान, राजस्थान का मैदान व पंजाब हरियाणा का मैदान, इन दोनों मैदानों को हमने पिछली क्लास में देखा है। आज हम देखेंगे प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान के वर्गीकरण के अंतर्गत पाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण मैदान। पहला है गंगा का मैदान, दूसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत पाए जाने वाले गंगा का मैदान सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा मैदान है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण के अंतर्गत पाया जाने वाला गंगा के मैदान को। देखिए, हम ये इंडिया का मैप देख रहे हैं। हमने बताया था ये जो है ये राजस्थान का मैदान है, ये पंजाब हरियाणा का मैदान है, ये गंगा का मैदान है। लेकिन गंगा का मैदान इतना बड़ा, इतना विशाल मैदान है, इसलिए इस मैदान को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटते हैं। चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि यह पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है। हम देखेंगे गंगा के मैदान को, तो गंगा का मैदान इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि इस मैदान को भी हम 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटते हैं। 3 महत्वपूर्ण भागों में किस तरह से बांटते हैं, तो इनकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। इस मैदान की विशेषता इस गंगा के मैदान की विशेषता से अलग है, इस मैदान की विशेषता इस मैदान से अलग है, इस मैदान की विशेषता इस मैदान की अलग है। इसलिए कह सकते हैं कि तीनों मैदान की जो विशेषता है वह अलग अलग है। इसलिए इस बड़े विशाल गंगा के मैदान को हम 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस गंगा के मैदान की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं दूसरे और बड़े विशाल मैदानों से। तो देखिए, शुरुआत करते हैं गंगा का मैदान। देखिए, गंगा के मैदान का विस्तार, गंगा के मैदान का विस्तार दिल्ली से शुरू होता है, लगभग दिल्ली से शुरू होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, गंगा के मैदान का विस्तार यमुना नदी के पूर्व से, देखिए यमुना नदी के पूर्व से इसका विस्तार शुरू होता है। यहाँ है यमुना नदी, यमुना नदी के पूर्व से इसका विस्तार शुरू होता है, जो कि बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। ये बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश की ये पूर्वी सीमा होगी, ये पश्चिमी सीमा होगी। तो बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक इसकी सीमा है। गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा कहाँ तक है, बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक है। जनरली हम देखते हैं ये है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो देखिए बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा, बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा है, गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गंगा के मैदान का निर्माण। देखिए गंगा के मैदान का जो निर्माण है वो है हिमालय से निकलने वाली गंगा व उसकी एक नहीं बल्कि अनेकों सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के होने वाले निक्षेपों से हुआ है, उनके डिपोजिट से हुआ है। जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ छोटे छोटे कण, छोटे छोटे अवसाद लाती हैं। जब ये अवसाद मैदानों पर बिछ जाते हैं तो यह एक मैदान का निर्माण करती हैं, उसी मैदान को कहते हैं गंगा का मैदान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस गंगा के मैदान के निर्माण के लिए केवल हिमालय से निकलने वाली नदियां ही नहीं बल्कि पठारी या फिर दक्षिण से, मैदान के दक्षिण से बहने वाली पठारी नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से भी हुआ है। तो सीधा समझिए कि इस गंगा के मैदान का जो निर्माण है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के साथ साथ पठारी नदियों
के द्वारा लाए गए निक्षेपों से भी हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गंगा के मैदान का जो विस्तार है, गंगा के मैदान का जो विस्तार है वह लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है व 300 किलोमीटर की औसतन ऊंचाई है। कहीं पर ये कम है, कहीं पर ये ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए इसका जो ढाल है, देखिए ढाल वाले क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। ढाल के क्वेश्चनों को हम समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं वहाँ की नदियाँ कैसी हैं। तो देखिए गंगा के मैदान का जो ढाल है वह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। देखिए जितनी भी नदियाँ आती हैं सब ऐसी बहती हैं और यहाँ पर चली जाती हैं। तो सीधे समझिए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल है। देखिए नेक्स्ट वन देखते हैं, गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान जो है उसमें कई महत्वपूर्ण भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भांगर, भावर, खादर, तराई और भी कई बड़े बड़े भू आकृतियाँ हैं। उसके अंतर्गत बंजर भी है और बड़ी बड़ी जो भू आकृतियाँ वो इन्हीं मैदानों पर अच्छी तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो अभी हमने गंगा के मैदान के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा है। अब हम देखते हैं इस विशाल गंगा के मैदान को हम 3 महत्वपूर्ण भागों में किस तरह से बांटते हैं। अभी हमने बताया कि ये नेचर, प्रकृति के हिसाब से इसको बांटा गया है। किस तरह से हम कह सकते हैं कि यह इससे अलग है, यह इससे अलग है। इसी आधार पर हम देखेंगे कि किस तरह से इस गंगा के विशाल मैदान को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। तो देखिए पहला है सबसे पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी गंगा का मैदान, इसी को कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, क्योंकि जैसे ही हम दक्षिण या पूर्व दक्षिण की ओर आएंगे इसका जो ढाल है वो कम होता जाएगा, इसका जो ढाल है वो कम होता जाएगा। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो जैसे ही हम दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेंगे इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह कम होती जाएगी। देखिए पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा वो अंतिम है निचले गंगा का मैदान। अब हम देखते हैं पहला ऊपरी गंगा का मैदान। देखिए ऊपरी गंगा का जो मैदान है यह गंगा का ऊपरी व पश्चिमी हिस्सा है, यह गंगा का ऊपरी व पश्चिमी हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस मैदान के उत्तर की सीमा शिवालिक श्रेणी, दक्षिण की प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिम की यमुना नदी व पूर्वी सीमा को समझने के लिए हम देखते हैं। देखिए इस मैदान की जो उत्तरी सीमा है वह शिवालिक श्रेणी है। देखिए ऊपरी जो सीमा है वो शिवालिक श्रेणी है, या पर कह सकते हैं कि हिमालय है। दक्षिण में जाते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण में हम जाते हैं इस मैदान के तो प्रायद्वीपीय पठार है। अगर हम पूरब की ओर, पश्चिम की ओर देखें तो देखिए पश्चिम में यमुना नदी एक इसका सीमा बनाती है, यमुना नदी इसकी सीमा बनाती है। यमुना नदी इस मैदान की पश्चिमी सीमा बनाती है। अब हम आते हैं पूरब में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पूर्वी सीमा, देखिए पूर्वी सीमा को बनाने के लिए यह किस तरह से लाइन खींची गई है। हमने बताया था कि इस मैदान में अरावली श्रेणी के अलावा कोई भी इसमें पर्वत नहीं है, यह एकदम सपाट मैदान है। इसलिए इस मैदान में एक लाइन खींचना कि यह मैदान दूसरा, यह मैदान दूसरा है, इसके पहाड़ पर्वत के अलावा प्रकृति को देखना होगा। देखिए जैसे ही हम ऊपरी से मध्य गंगा के मैदान में आते हैं तो इसकी जो सीमा का निर्धारण है वो है 100 सेंटीमीटर समवृष्टि रेखा। समवृष्टि का मतलब होता है कि जैसे ही हम पूरब की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उस प्रदेश को, उस मैदान को हम कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरे शब्दों में बोलें तो वह क्षेत्र जहाँ पर औसतन 100 सेंटीमीटर समुद्र तल से है, इसकी औसतन ऊंचाई 100 सेंटीमीटर से अधिक है और इसकी औसतन ऊंचाई 100 सेंटीमीटर से कम है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि सहारनपुर के आसपास के जो एरिया है यह सबसे ऊंचे मैदान है, यह सबसे ऊंचे मैदानों में से एक है। तो यहाँ की जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 100 है और जैसे ही हम इस पूर्वी मध्य गंगा के मैदान में आते हैं इसकी औसतन ऊंचाई 100 मीटर से कम है। तो इस गंगा के मैदान की हमने चारों सीमाओं को देखा, शिवालिक है, प्रायद्वीपीय पठार है, यमुना नदी है और 100 सेंटीमीटर बारिश प्रतिवर्ष। दूसरा है
एक समुच्च रेखा निर्धारित करती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका विस्तार, इसका जो विस्तार है वो 550 किलोमीटर और 380 किलोमीटर पर पाया जाता है। इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो लगभग 550 व 380 किलोमीटर है। देखिए यूपी के अधिकतम हिस्से में यह फैला हुआ है। इस ऊपरी गंगा के मैदान का जो विस्तार है वह अधिकतम उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको बनाने में, देखिए इस मैदान को बनाने में सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वह गंगा नदी है। वह इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी यमुना नदी है। वह इसके अलावा रामगंगा नदी, गोमती नदी और भी कई छोटी छोटी महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके द्वारा इस ऊपरी व पश्चिमी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए इसमें गंगा यमुना दोआब भी पाया जाता है। देखिए इस बड़े मैदान पर बहने वाली कई महत्वपूर्ण नदियों में दो नदियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली है गंगा नदी, दूसरी है यमुना नदी। और यह गंगा और यमुना नदी के बीच में पाए जाने वाले दोआब, दोआब हमने क्या बताए थे, दो नदियों के बीच में पाया जाने वाले मैदान को हम दोआब कहते हैं। तो गंगा और यमुना नदी के बीच में पाए जाने वाले मैदान जो है वो इसी मैदान में पाया जाता है, इसी ऊपरी गंगा के मैदान में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यमुना गंगा दोआब भी इसी मैदान में पाया जाता है। इसके अलावा रोहेलखंड का मैदान, रोहेलखंड का मैदान इसके पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। और रोहेलखंड के अलावा अवध का मैदान भी इसके पूर्व में पाया जाता है। तो रोहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान और यमुना गंगा दोआब इसी मैदान में पाया जाता है। इसके अलावा इसकी कुछ और महत्वपूर्ण विशेषता है, तो देखिए उसको हम देखते हैं। भारत में जब हरित क्रांति लाई गई थी तो हरित क्रांति के लिए कुछ यूपी के क्षेत्रों को चुना गया था, जिसमें से इस क्षेत्र ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हरित क्रांति को सफल बनाने में इस मैदान की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यह एक बहुत ही उपजाऊ भूमि वाला प्रदेश है, उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है, जिसमें चावल हुआ, गेहूं हुआ, गन्ना हुआ, ज्वार हुआ और भी कई महत्वपूर्ण फसलें हैं जो यहाँ पर उगाई जाती हैं। अब हम देखते हैं गंगा के मैदान के अंतर्गत पाया जाने वाले दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मैदान है, वह है मध्य गंगा का मैदान। तो देखिए मध्य गंगा का मैदान को हम समझते हैं। देखिए मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान यह उत्तर प्रदेश से बिहार तक फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में, अधिकतम बिहार में इसका विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस मैदान का विस्तार है, इस मैदान का जो विस्तार है वो लगभग 600 किलोमीटर और 330 किलोमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस मैदान में बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वह घाघरा, गंडक, कोसी, राप्ती और भी छोटी छोटी सहायक इसकी नदियां हैं जो कि इस मध्य गंगा के मैदान के निर्माण में सहयोग देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समतल मैदान में यहाँ पर नदियाँ विसर्पण करती हैं और ऑक्स बॉक्स लेक्स बनाती हैं, ऑक्स बॉक्स लेक बनाती हैं। देखिए इसको हम समझते हैं, विसर्पण को अभी हम समझते हैं। देखिए अभी देखते हैं ऑक्स बॉक्स लेक। देखिए जनरली हम देखते हैं कि जब नदियाँ समतल स्थान पे आ जाती हैं तो नदियाँ ऐसी चलती हैं, क्योंकि जहाँ पर उसको जगह मिलेगी वहीं चली जाएंगी। तो देखिए जब नदियाँ चलती हैं तो कुछ ऐसी अपनी दिशा बनाती हैं, देखिए ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये नदियाँ इस एग्जाम्पल से लेते हैं हम ऑक्स बॉक्स लेक करके, जब नदियाँ चलेंगी तो फिर क्या होगी, यहाँ पर ये ऐसा शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी का स्वभाव ही होता है कि वो जहाँ जगह मिलती है वहीं वो जाना शुरू कर देता और जगह को काटना शुरू कर देता। देखिए ये इसने ऐसा जाना शुरू कर दिया, इसके बाद क्या होगा, ये ऐसे जाना शुरू कर देगी, तो अब पानी जो होगा वो ऐसे जाएगा। इसके बाद देखते हैं ये ऐसे हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे कि यह एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र बन जाएगा जहां पर पानी ही पानी होगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो ये पानी ऐसे जा रहा था, अब ये पानी ऐसे जाने लगेगा। जब ये पानी को जाने के लिए सीधी जगह मिल जाएगी तो वो यहाँ पर नहीं जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब पानी अपने साथ छोटे छोटे अवसाद, छोटे छोटे कण लाता है,
तो ये यहाँ पर अवरोध करना शुरू कर देंगे। जब अवरोध करना शुरू कर देंगे तो यह एक ऐसी संरचना बन जाएगी जिसमें पानी जो होगा वो सीधे जाएगा। अब वो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो एक समय होगा कि जब ये अवरोध बन जाएगा तो ये यहाँ से कटना शुरू हो जाएगा। जब यह कटना शुरू हो जाएगा तो यह एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जो कि इस नदी से अलग हो जाएगा। जब नदी से अलग हो जाएगा तो इसका जो पानी है वो नदी के पानी से बिल्कुल कोई अलग ही रहेगा। जब अलग रहेगा तो यह एक झील बन जाएगी जो कि एक गोखुर झील की तरह होगी, जिसको हम कहेंगे गोखुर झील। तो अब हम समझ गए होंगे कि ऑक्सबॉक्स लेक बनाती है। किस तरह से बनाती है ऑक्सबॉक्स लेक? क्योंकि यहाँ पर समतल भूमि है। अभी हम समझेंगे कि विसर्पण क्या होता है, क्योंकि ऑक्सबॉक्स लेक का जो बनने की प्रोसेस जो है वह विसर्पण से ही आती है। तो विसर्पण को भी हम समझेंगे क्या होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ की नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती हैं। कोसी नदी, देखिए यहाँ की जो नदियाँ होती हैं वह हमेशा अपने मार्ग बदलती रहती हैं। मार्ग क्यों बदलती है? ये विसर्पण से होता है। देखिए विसर्पण को समझने के लिए हम देखते हैं। देखिए इसको हम मान लेते हैं एक समतल, यह एक मैदान है। अगर इस मैदान का ढाल इस तरह से है, अगर मैदान का ढाल इस तरह से है, अगर यहाँ से कोई पानी डालते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम लोग डालते हैं, देखिए अगर हम पानी डालेंगे तो ये जो पानी होगा, अगर ये ढाल ऐसा है तो ये पानी अपने आप ही चला जाएगा। ये अपने आप ही पानी चला गया, इसको यहाँ बहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको सीधा कर देते हैं और पानी यहाँ डालते हैं तो ये यहाँ ही रुका रहेगा, और जब और पानी आएगा तो फिर ये या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। इसलिए जब समतल मैदान होता है तो इस पानी के जाने की जो स्थिति होती है वो कहाँ जाएगा ये पता नहीं रहता है। जहाँ पर ढाल मिलेगा ये पानी वहीं चला जाएगा। इसलिए जब ढाल नहीं होता है तो विसर्पण शुरू हो जाता है। तो क्या है कि यहाँ पर जो ढाल है वो बहुत ही मंद है। जब ढाल मंद होगा तो विसर्पण, यहाँ समतल मैदान में यहाँ पर नदियाँ विसर्पण करती हैं। जब विसर्पण करेंगी, देखिए अगर ये सीधा होता तो ये सीधा जाती, विसर्पण करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर लेक, झीलों की प्रोसेस शुरू हो गई है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें हम बताया था यहाँ की नदियाँ अपनी मार्ग बदलती रहती हैं। जब उनको नदियों को कोई ढाल नहीं मिलेगा तो वो तो वैसे भी यहाँ वहाँ जाना शुरू कर देंगी। जब वो यहाँ वहाँ जाना शुरू कर देंगी तो अपना मार्ग बदलना शुरू कर देंगी। इसीलिए इस क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी नदियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यह नदियाँ अपनी रास्ता बदलने के लिए मानी जाती हैं। यहाँ की एक नदी है कोसी नदी, जो कि बिहार की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। कोसी नदी को ही हम बिहार का शोक कहते हैं। तो देखिए बिहार की जो कोसी नदी है वो 1936 तक पूर्णिया के बगल से बहती थी। 1936 में कोसी नदी पूर्णिया के बगल से बहती थी। आज अगर हम देखें तो यह पूर्णिया के 96 किलोमीटर पश्चिम में बह रही है। तो आज यहाँ बह रही है, पहले यहाँ बहती थी। 1936 तक पूर्णिया तक बहती थी, अब यह पूर्णिया के 96 किलोमीटर पश्चिम में बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि इसने अपना रास्ता बदल दिया। रास्ता क्यों बदल दिया है? विसर्पण के कारण। विसर्पण क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर का जो मैदान है वो एकदम समतल सपाट है। अब आते हैं हम गंगा के मैदान के अंतर्गत पाया जाने वाला तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण मैदान है, वह है निचले गंगा का मैदान। निचले गंगा का मैदान, तो देखिए निचले गंगा का मैदान, यह मैदान पटना के पूर्व से पश्चिम में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक जाता है। निचले गंगा का मैदान की जो शुरुआत होती है वो लगभग बिहार से होती है। यह पटना या फिर पटना के और पूरब से शुरू होती है और यह बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक जाती है। यह बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक जाती है। इसका जो शुरुआत है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो यह बांग्लादेश के पश्चिम से शुरू होती है और पटना तक लगभग ये जाती है। और इसकी विशेषता, और हिमालय की तलहटी से लंबवत दक्षिण की ओर डेल्टा तक फैली हुई है। यह हिमालय के तलहटी मतलब हिमालय के जो दक्षिणी भाग है वहाँ से शुरू होती है और यह डेल्टा या फिर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। देखिए इस मैदान में, देखिए इस मैदान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से देखिए, इस मैदान में पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, देखिए इस मैदान के अंतर्गत पाए जाने वाले
जो क्षेत्र नहीं है वो देखते हैं हम। देखिए, पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले दार्जिलिंग के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र व पश्चिम में स्थित पुरुलिया के अलावा संपूर्ण प्रदेश इस मैदान के अंतर्गत आता है। तो इस मैदान के अंतर्गत दो क्षेत्र नहीं आते हैं। पहला है दार्जिलिंग के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र व पुरुलिया एक जिला है, जो कि दो के अलावा पूरा पश्चिम बंगाल इस निचले गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। यह बहुत ही उपजाऊ मृदा है। देखिए, यह बहुत ही उपजाऊ मृदा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर समतल मैदान है। समतल मैदान होता है तो नदियाँ जो अपना पानी होती हैं वो एक रास्ता नहीं बनाते बल्कि विसर्पण करती हैं। जब विसर्पण करेंगी तो जो मृदा होगी वो उपजाऊ होगी। तो निचले गंगा का मैदान बहुत ही उपजाऊ मैदान है। इसमें विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा, इसमें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र व गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। देखिए, यह मैदान मध्य ढाल वाला मैदान है। और दो देखिए, यह मैदान जो है वो बहुत ही मंद ढाल वाला है। मंद किस तरह से कि 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर का अंतर आता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एकदम सपाट मैदान की तरह है। देखिए, इस मैदान का 2/3 हिस्सा, इस मैदान का 2/3 हिस्सा 30 मीटर के नीचे आता है। यह मैदान बहुत ही समुद्र तल से लगा हुआ है, इसलिए इस मैदान का 2/3 हिस्सा जो है वह 30 मीटर से नीचे आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस मैदान का उत्तरी भाग, देखिए इस मैदान का उत्तरी भाग तिस्ता, जलढाका, टोरसा नदियों के अवसाद से बना हुआ है। तो देखिए, इस नदी का जो ऊपरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, वह है तिस्ता नदी के लाए गए अवसादों से, जलढाका नदी के लाए गए अवसादों से और टोरसा व उसी और कई महत्वपूर्ण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना हुआ है। और इन्हीं नदियों के द्वारा ही इस क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस मैदान के अंतर्गत पाए जाने वाला एक और महत्वपूर्ण मैदान है जिसको हम कहते हैं राड़ का मैदान। तो देखिए, यह जो एरिया है यह छोटा नागपुर का पठार है। जब हम पठारों के बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण मैदान है छोटा नागपुर का पठार। इस छोटा नागपुर के पठार में हम पूरब की ओर जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर एक मैदान है जिसको हम कहते हैं राड़ का मैदान। राड़ का मैदान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मैदान है। इसमें लाल व पीली मृदा पाई जाती है। इस मृदा में ही चावल, मक्का, दलहन, तिलहन और भी कई महत्वपूर्ण खेती की जाती हैं। तो इस निचले मैदान के अंतर्गत पाए जाने वाला राड़ का मैदान एक महत्वपूर्ण मैदान है। तो अभी हमने प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर पाए जाने वाला तीसरा और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मैदान गंगा के मैदान को देखा। अब हम देखते हैं चौथा और सबसे अंतिम ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वह पूर्वी हिस्सों में फैला हुआ एक महत्वपूर्ण मैदान है। जैसा कि हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि पूर्वी हिस्सों में अधिकतम भागों में पर्वत पाए जाते हैं। ऊपर की ओर हिमालय पर्वत का विस्तार है और जैसे ही हम पूर्वी की ओर जाते हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में भी यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ हैं। यहाँ पर त्रिपुरा, नागालैंड, हर जगह यहाँ पर पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। तो किस तरह से इस मैदान को हम अलग करेंगे दूसरी संरचनाओं से, ये देखते हैं हम। देखिए, ब्रह्मपुत्र का मैदान, देखिए इससे ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ब्रह्मपुत्र के मैदान का जो निर्माण है, इस निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वह इस ब्रह्मपुत्र नदी की ही है। कहने का मतलब है इस पूरे हिस्से में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र की कई सहायक नदियों के द्वारा ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसीलिए इस घाटी को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र की घाटी। देखिए, दूसरा उससे समझते हैं हम कि इस मैदान का समस्त भाग असम में फैला हुआ है। देखिए, यह अरुणाचल प्रदेश है जो कि पूरा हिमालय में फैला हुआ है। इसके नीचे जाएंगे, ये है नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। तो जितने भी हमने अभी राज्यों के नाम लिए, सभी राज्यों की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सभी राज्यों में एक नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण पर्वत, कई महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जब पहाड़ियाँ पाई जाएंगी तो यहाँ पर समतल सपाट मैदान जो है वो इन प्रदेशों में नहीं है, मगर बीच में जो सबसे विशाल प्रदेश है वो है असम। तो असम से एक नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसी नदी के द्वारा ही इस बड़े विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो इस मैदान का समस्त भाग असम में है, इसीलिए इस मैदान को हम असम का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान को हम असम का मैदान भी कहते हैं क्योंकि इसका जो विस्तार है वो सर्वाधिक असम राज्य में है, इसलिए हम इसको असम का मैदान भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, यह मैदान तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखिए, यह जो मैदान है वह तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि हम देखते हैं। देखिए, इसके उत्तर में हिमालय श्रृंखला है, इसके उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी है, यहाँ पर हिमालय है। अगर इसके हम पूर्व में जाएं तो पटकोई बूम पहाड़ी है। पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी हिस्सा में फैली हुई एक पहाड़ी है। पटकोई बूम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पूर्व में स्थित सभी पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो चोटी है वो इसी पहाड़ियों पे पाई जाती है, पटकोई बूम पहाड़ी। देखिए, अब हम देखते हैं कि दक्षिण में गारो खासी जयंतियां हैं। इस मैदान के दक्षिण में गारो खासी जयंतियां हैं। गारो खासी जयंतियां मेघालय की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जो कि असम मैदान के दक्षिण में स्थित है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो देखिए, पश्चिम में एक निचला छोटा सा एक हिस्सा है जो कि निचले गंगा के मैदान से मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पश्चिम में निम्न गंगा का मैदान है, निम्न गंगा का मैदान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह मैदान पूरब में स्थित सदिया से पश्चिम में धुबरी तक 800 किलोमीटर लंबा व 60 से 96 किलोमीटर चौड़ा है। तो देखिए, जैसे ही यह नदी जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर दो इस जगह हैं, एक का नाम है सदिया, दूसरा है धुबरी। तो सदिया से धुबरी तक जल मार्ग बना हुआ है, जो कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं इसी जल मार्ग के द्वारा। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि 800 किलोमीटर लंबा है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। जैसा कि हमने पहले बताया, इस मैदान का जो विस्तार है वो मुख्यतः ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है व उसकी छोटी छोटी सहायक नदियों के द्वारा भी हुआ है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान में सदिया के निकट प्रवेश करती है और धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब ये नदी यहाँ पर आती है इस मैदान पर तो सदिया से यहाँ पर प्रवेश करती है और धुबरी जगह है यहाँ पर, तो जैसे ही धुबरी से ये दक्षिण की ओर मुड़ती है तो ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह मैदान नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बना हुआ है। देखिए, इस मैदान का जो निर्माण है वह ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना हुआ है। जब वह अवसाद अपने लाते हैं और यहाँ पर निक्षेप कर देते हैं, डिपोजिट कर देते हैं, तो इस तरह से इस ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आज भी यह नदियाँ बड़ी मात्रा में अवसाद लाती हैं। आज भी यह नदियाँ बड़ी मात्रा में अवसाद लाती हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक ऊंचाई से आती हैं नदियाँ, तो अवसाद बड़ी भारी मात्रा में लाती हैं। आज भी ये पहाड़ पर्वतों को तोड़कर अवसाद लाती हैं। बहुत ही तेज गति से यह अपना पानी लाती हैं। पूर्व में बहने वाली नदियाँ अपने जो पानी की जो गति है बहुत ही तेज होती है। देखिए, और बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। इसीलिए पूर्व में स्थित नदियों के बीच बीच में कई नदी द्वीप हैं। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर पाया जाने वाला द्वीप है, जिसको हम कहते हैं माजुली नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। हम पिछली क्लास में बता चुके हैं माजुली द्वीप के बारे में, कितना इसके एरिया है, कितना इसकी क्या क्या इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं। यह नदी विभिन्न भू आकृतियां बनाती हैं। देखिए, यह नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह एक नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए, महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती है, जिसमें से पूर्व उत्तर में यह प्राकृतिक बांध बनाती है। यहाँ पर इसकी पानी की जो गति है बहुत ही तेज रहती है। जब पानी की गति बहुत तेज रहती है तो बिजली बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण
संसाधन स्रोत बन जाता है। इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक बांध बनाए गए हैं, और जब प्राकृतिक बांध बनाएंगे तो बिजली का उत्पादन होगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सबॉक्स लेक्स भी बनाए गए हैं। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण गोखुर झीलें भी हैं। ब्रह्मपुत्र मैदान, देखिए ब्रह्मपुत्र मैदान की जो विशेषता, उन विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यह 2 महत्वपूर्ण भागों में बांट देते हैं। पहला है ऊपरी असम मैदान, दूसरा है निचला असम मैदान। तो ऊपरी असम मैदान जो है वो बहुत ही उपजाऊ मैदान है, बहुत ही उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर पानी ऐसे स्तर पर रहता है जहाँ पर खेती कर सकते हैं, और जैसे ही हम निचले असम के मैदान पे आते हैं तो यहाँ पर जो पानी होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ की जो मृदा होती है बहुत ही दलदली होती है, जो कि खेती करने के लिए सही या फिर उपजाऊ या फिर उसके सूटेबल नहीं रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निचले गंगा का मैदान बहुत ही दलदली होता है, जो कि खेती के लिए सूटेबल नहीं रहता है। तो अभी हमने ब्रह्मपुत्र मैदान के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखा है। तो चलिए आज हमने प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान के वर्गीकरण के अंतर्गत पाया जाने वाला राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान को देखा था। आज हमने गंगा का मैदान व ब्रह्मपुत्र के मैदान को देखा है, जिसके अंतर्गत हमने गंगा का मैदान को देखा, उसके अंतर्गत पाए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण भागों को देखा है। क्योंकि गंगा का मैदान एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा मैदान है, इसलिए इस मैदान को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र मैदान को हमने देखा है कि ब्रह्मपुत्र मैदान की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषता हैं, माजुली द्वीप भी पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, और हमने सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गंगा के मैदान के अंतर्गत देखा कैसे विसर्पण एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत कई भू आकृति बनती हैं, जो कि जरूरी है समझना कि क्या होता विसर्पण, कैसे गोखुर झील बनती है विसर्पण के कारण, और कैसे ही गोखुर झील बनती है और कैसे यहाँ पर नदियाँ जो होती हैं वो अपनी रास्ता को बदल देती हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए, धन्यवाद।